Assalamu alaikum students, I hope you are doing well. In the previous lecture we started studying the self और हमने ये डिस्कस किया था कि this is the second part of your syllabus in social psychology. This second part is about understanding ourselves and other people. पिछले लेक्चर के बारे में थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं इससे पहले कि हम सेल्फ के बारे में मजीद पढ़ना शुरू करें. What we studied last time, we started with understanding of the development of self-awareness. सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है? व्हेन वी बिकम अवेयर ऑफ आवरसेल्फ. और हमने ये भी डिस्कस किया था कि सेल्फ कैन बी टॉक्ड अबाउट इन टू टर्म्स, वन एज द एक्टिव एजेंट एंड द अदर एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन. एंड व्हेन इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन देन वी आर अवेयर ऑफ आवरसेल्फ. वी आल्सो स्टडीड द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड वी फाउंड आउट दैट सेल्फ अवेयरनेस इज नॉट एक्चुअली इनबॉर्न, यानी जब बच्चा पैदा होता है तो उसको सेल्फ अवेयरनेस नहीं हुई. पता कैसे चलता है? एक्चुअली डिफरेंट स्टडीज हैव बीन कंडक्टेड विद इन्फेंट. दे फाउंड आउट देन मिरर इज टू इन्फेंट उसको एक दूसरे बच्चे के तौर पे लेता है. एक्चुअली द फैक्ट इज दैट यू मस्ट डेवलप एन इंटरनलाइज्ड इमेज ऑफ योरसेल्फ बिफोर रिकॉग्नाइजिंग एज योर्स. यानी बच्चा जो है वो अभी चूंकि उसने इंटरनल सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं किया हुआ, इमेज है उसको जान नहीं पड़ा. और स्टडीज ये भी शो करती हैं कि 9 to 10 को सेल्फ नहीं होती है, डजंट आइडेंटिफाई हरसेल्फ एज अ ह्यूमन बीइंग और सेल्फ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता. और ये डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है. डिफरेंट रिसर्च हैव शोन दैट इट डेवलप्स अराउंड द एज ऑफ 18 months. एक्चुअली स्पिंडल सेल्स ऑफ एंटीरियर सिंगुलेट स्टार्ट डेवलपिंग एट द एज ऑफ 18 months. It's a cause that why an infant does not develop self at the beginning of her age. एक बड़ी बात है कि ये जो इंटीरियर सिंगुलेट, और मैंने ये डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि जो इंटीरियर सिंगुलेट है एक्चुअली दैट इज अ पार्ट ऑफ फ्रंटल लोब, और फ्रंटल लोब जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर सेरेब्रल कॉर्टेक्स. और एक इसमें थोड़ा सा कंपैरिजन चाहूंगी सेरेब्रल कॉर्टेक्स ह्यूमन बीइंग वर्सेस अदर एनिमल. जो अदर एनिमल कहते हैं इसका मतलब है कि ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो कंसीडर्ड एज वन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स. ये दिखाया है कि इफ यू लेयर थिक लेयर ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स आपको खोल लें बिकॉज़ लुकिंग आउटर सरफेस ऑफ आवर ब्रेन टिश्यू, अगर आप उसको खोलें तो इट कैन कवर 4 sheets of you can say that 4 sheets of typing paper. अगर आपका कंपैरिजन करते हैं बाकी एनिमल्स के साथ तो चिंपैंजी का जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है अगर उसकी आपकी लेयर प्लेन कर दें, खोल दें, तो इट कैन जस्ट कवर 1 sheet of typing paper. अब आप कह सकते हैं कि चिंपैंजी का और एनिमल के साइज बॉडी का बहुत डिफरेंस है. अगर आप कंपेयर करते हैं बाकी एनिमल्स के साथ तो जो एक मंकी का सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो वर्टिब्रेस हाउ मच स्पेस विल कवर जस्ट 1 पोस्ट साइज एज कंपेयर्ड टू मंकी. रेट्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स विल कवर जस्ट अ स्पेस ऑफ अ पोस्ट, जो स्टैंप हम लगाते हैं पोस्ट करने के लिए वो उतनी स्पेस कवर करता है. और चिंपैंजी और ह्यूमन बीइंग्स का तो साइज भी तकरीबन कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, लेकिन यू कैन से कि रैट का और फिर मंकीज का साइज इज अ बिट डिफरेंट. So, as far as the size of cerebral cortex is concerned, that shows the intellectual capacities, higher intellectual capacities of human beings. और उसके बाद हमने ये देखा कि फिर जो सेल्फ है अगर वो डेवलप होती है बच्चे में अराउंड 17-18 months onward, and then what about the other periods of life? Then comes the childhood period. Childhood period में बच्चा जो है वो recognizes herself और can differentiate between different self concepts. और बच्चा कह सकता है कि मैं अच्छा हूँ, मैं फलां बच्चे से अच्छा हूँ, मैं बहुत साफ सुथरा हूँ, मैं तो बड़ा चालाक हूँ. आपने छोटे छोटे बच्चों से इस तरह के जुमले सुने होंगे. उसके बाद आता है एडोलेसेंट का पीरियड. एडोलेसेंट टाइम इज एक्चुअली as indicated by Stanley Hall, it is the time of stress and storm, and the reason is that the self-concept becomes very important in that particular age group. And adolescents are trying to find out the meaning of their self, their life,
and they want to develop a self-identity, individual self-identity. That is why self-concept becomes very important in that particular age. उसके बाद अगर आप देखते हैं कि अदर जो टाइम पीरियड्स हैं, जैसे एज एन emerging adult, then जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो इट रिलेटिवली बिकम स्टेबल, और उसके बाद जो है इट कंटिन्यूसली गोइंग ऑन चेंजेस, थोड़ी बहुत चेंजेस जो हैं दे टेक प्लेस, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन, लेकिन थोड़ी बहुत इसमें स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है. सो आफ्टर डिस्कसिंग डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस वी टॉक्ड अबाउट सेल्फ कॉन्शियसनेस. जिस तरह से हमने ये देखा था कि सेल्फ अवेयरनेस के दो पार्ट्स होते हैं, वन इज प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस एंड द अदर इज पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस. सिमिलरली सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है दैट कुड बी आल्सो प्राइवेट एंड पब्लिक, and we also discussed what is self-consciousness. Self-consciousness actually develops when a person has the habitual tendency to become self-aware, then that person becomes self-conscious. Self-consciousness can also exist as a personality trait. Personality traits, maybe you are aware that traits are relatively stable over time, और उनमें चेंजेस नहीं आती हैं. और अगर आप किसी शख्स के ट्रेट की बात करते हैं तो द पर्सन्स दोज क्वालिटीज विच आर कंसिस्टेंट ओवर टाइम, दोज क्वालिटीज विल बी कंसिडर्ड ट्रेट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, और जिनमें चेंजेस आती हैं दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड अ ट्रेट ऑफ दैट पर्सन. अब पर्सनैलिटी ट्रेट की जब हम बात करते हैं तो सेल्फ कॉन्शियसनेस कैन एग्जिस्ट एज अ पर्सनैलिटी ट्रेट, और इट हैज बीन सीन that in some people self-consciousness is very prominent and in other people it is not as prominent as you could see in a few people. अब self-consciousness जो है, when you have developed a self-consciousness and you are aware of yourself, so it could have different impacts on your personality. If it is private self-consciousness, then person is more conforming to one's own beliefs, और उसके मुताबिक जो है वो चलेगा, and the person is more concerned about inner feelings and what that person thinks internally deeply. इसके कुछ नुकसानात भी हैं. If a person has become habitual to become self-conscious, तो कुछ फ़वाइद और कुछ नुकसानात इकट्ठे चलते हैं. फ़ायदा ये है कि since you are self-aware, you are having the habit of indulging in self-awareness greater than other people, तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि you will be very responsive to what is happening inside you. जैसे कि अगर आपके हेल्थ कोई प्रॉब्लम्स हैं, you will be very responsive to the changes that are occurring in your body, और उसका फ़ायदा ये होगा कि आप प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो ले सकेंगे when they are required. इससे समटाइम रिलेशनशिप्स भी बेटर हो जाते हैं. एंड एज फॉर एज negative aspects are concerned, the most negative aspect is that if you are a very self-conscious person and it has developed as a trait, so then you will be very responsive to any kind of extreme emotions. For example, if you encounter failure in your life, failure in examination is one example, so it could have very intensified इफेक्ट ऑन योर पर्सनैलिटी. इसके बारे में जिक्र किया है हिगिंस ने, जो हमने पिछली दफ़ा डिस्कस किया था, कि द पर्सन कैन हैव टू इंटेंस इमोशंस. वन इज डिजेक्शन related and the other is agitation related. In dejection related, you find discrepancy in yourself and your actual self and your ideal self. And in self agitation, you find discrepancy between your actual self and your ought self, then what you should be doing. So these are the emotional consequences that you find and you are encountered when you find out that your self-regulation process, which is another aspect which we discussed in the previous lecture, is not working properly. जब आप self-consciousness का शिकार तो नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए you are self-conscious and it exists as a personality trait, then it may be possible that your public self-consciousness is more prominent. And when you are publicly self-conscious, then you will be more concerned about your appearance because that is related with the perception of people.
and you will be more conforming to the social standards, and in that way it may be possible that you are a better adjusted person than other people who are not that self conscious. अभी मैं बात कर रही थी सेल्फ रेगुलेशन की, तो सेल्फ रेगुलेशन की हमने बात की, उसके इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस की बात की. तो सेल्फ रेगुलेशन जो है वो एक्चुअली दैट इज सेल्फ कंट्रोल, और स्टडीज हैव शोन दैट इट हैज़ अ सर्वाइवल वैल्यू. किस तरह से इसकी सर्वाइवल वैल्यू है कि ये देखा गया है कि जो बच्चे जो हैं वो लर्न कर लेते हैं सेल्फ को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, दे बिकम बेटर एडजस्टेड अडल्ट्स. और सेल्फ रेगुलेशन का मतलब ये है कि आप लॉन्ग टर्म बेटर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए टेम्पररी अट्रैक्शंस जो हैं उनको कंट्रोल करते हैं, उनको छोड़ सकते हैं. एंड देन एट द एंड ऑफ द लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर, वी टॉक्ड अबाउट सेल्फ स्कीमास. Self schemas are actually beliefs about yourself, and we talked about how does gender schemas develop, and we discussed a few researches which show that gender schemas are developed everywhere in every country, in every culture. However, gender distinctiveness is more common in those cultures which emphasize this distinctiveness. For example, from the very beginning, female child learns to indulge herself in those kind of activities which are considered more important or relevant to females. और ये भी देखा गया है कि जो मेल्स हैं वो भी जाहिर है कि उसी तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं शुरू से. सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ आवर जेंडर सोशलाइजेशन, एंड कल्चर प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन दैट. सो फ्यू कल्चर्स आर मोर इम्पोर्टेंट टू जेंडर डिफरेंसेस, एंड दैट इज़ वाई in few cultures you will find that females are very conscious about what they shall be doing and what they are not allowed and what they should not indulge in. हमने पिछले लेक्चर में ये भी देखा कि सेल्फ एस्टीम का भी ताल्लुक है आपके जेंडर स्कीमा के साथ. It has been researches that high self-esteem has been found in males as compared to females, and the reason is that those kind of qualities which are considered relevant to a male gender are having greater prestige in society, for example, strength, dominance, etc., as compared to the qualities which are associated with females, and these are sympathy, empathy, kindness, and so on. And then at the end of lecture, we also talked about other aspects of culture in the inculcation of, in the development of self. For example, we talked about collectivistic culture and individualistic cultures. Collectivistic culture जो हैं उनमें people have a different kind of self-concept as compared to individual culture. Individual culture, people become more independent, more self-reliant, and as compared to that, in collectivistic cultures, people learn to rely more on a social group to which they belong. तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन प्रीवियस लेक्चर के बारे में. अब हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आपको याद होगा पिछली दफ़ा मैंने अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी लैब का जिक्र किया था, और अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी लैब का मकसद ये है कि आप जो भी कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज और प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं अपने कोर्स के दौरान, उनको आप एवरीडे लाइफ सिचुएशन में यूज़ करना सीखें. तो एक एक्टिविटी से जो है वो इसका आगाज़ करते हैं. इसको एक्टिविटी कह लें या ये कह लें कि थोड़ा सा मैं कुछ रिसर्च आपको बताऊंगी जो कि हमने लेक्चर पिछली दफ़ा पढ़ा था, उसी से रिलेटेड कुछ रिसर्च का जिक्र करेंगे, और साथ ही ये देखेंगे कि आप इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं. आपको याद है पिछली दफ़ा हमने सेल्फ रेगुलेशन की बात की थी और प्राइवेट सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात की थी. प्राइवेट सेल्फ कॉन्शियसनेस ये है कि व्हेन यू आर हैविंग अ हैबिचुअल टेंडेंसी ऑफ बीइंग सेल्फ अवेयर. अब बाज़ औक़ात ये होता है कि व्हेन पीपल हैव डेवलप्ड दिस हैबिट ऑफ बिकमिंग सेल्फ अवेयर एंड दे डेवलप दिस एज अ ट्रेट, देन व्हेनेवर दे फेस फेलियर्स, तो उसका वो बहुत ज़्यादा असर कबूल करते हैं. और असर कैसे होता है कि जैसे कि अगर ये देखें कि एक शख्स है, उसने एग्ज़ाम उसका फेल हो गया या कोई और जो है वो प्रॉब्लम लाइफ में आई, सिंस द पर्सन हैज़ डेवलप्ड दिस एज अ ट्रेट फॉर बिकमिंग वेरी सेल्फ अवेयर, तो उसका नतीजा ये होता है कि द पर्सनस इमोशंस आर इंटेंसिफाइड, एंड इफ दे आर नेगेटिव इमोशंस दैट it could have a very adverse effect on the person. Negative kind of emotions कैसे हो सकते हैं? Frustration, depression, distress और इसी तरह से related जो emotions हैं.
अब उसका नतीजा क्या होगा कि जब इंसान बहुत ज़्यादा इस तरह के इमोशंस का शिकार होता है तो फिर वो उससे निजात के लिए कुछ ना कुछ तरीका करता है. तो what does that person do? Studies have shown that person may be indulgent in self-destructive activities. और ये देखा गया है कि लोग जो हैं वो self-destructive activities शुरू कर देते हैं अपना ध्यान बटाने के लिए, because they have developed this habit of self-awareness, और उसका नतीजा ये है कि they are having negative emotions. तो नेगेटिव इमोशन से निजात के लिए लोग जो हैं वो तरह तरह के तरीके, अवॉइडेंस के तरीके इख्तियार करते हैं. अवॉइडेंस के तरीके क्या क्या हो सकते हैं? द एग्जाम्पल्स आर सब्सटेंस अब्यूज एंड अनदर एग्जाम्पल इज बिंज काइंड ऑफ ईटिंग. व्हाट इज बिंज ईटिंग? आपने ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में शायद सुना हुआ हो. ईटिंग डिसऑर्डर्स की एक किस्म है एनोरेक्सिया और दूसरी है बुलिमिया. बुलिमिया में बिंज ईटिंग होती है. बिंज ईटिंग क्या होती है कि द पर्सन is inclined to eat a large quantity of food. और large quantity of food के बाद कई दफ़ा ये होता है कि the person is more likely to vomit. अगर उस शख्स को अपने सेल्फ बॉडी इमेज का भी बहुत ख्याल है कि यानी उस शख्स को पतला होना चाहिए, तो अगर उसको ये लगता है कि इतनी ज़्यादा खाने के बाद मैं मोटा ना हो जाऊं तो that person may be vomiting and this process goes on and on. अब ये जो बिंज ईटिंग की मिसाल है ये आपको नज़र आएगी, बड़ी सेलिब्रिटीज़ भी इसका शिकार हैं. जैसे आपने शायद सुना हो कि लेडी डायना वाज हैविंग बुलिमिया नर्वोसा, दैट इज़ वन फॉर्म ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर, और उसमें शी वुड कंज्यूम एंड ईट अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड और उसके बाद वो वॉमिट भी करती थी. और उसकी वजह ये थी कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिप्रेशन दैट शी वाज फेसिंग एट दैट टाइम. तो जब भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं एंड पीपल आर अवेयर ऑफ दैट एंड स्पेशली दोज पीपल हु आर वेरी सेंसिटिव, उसका मतलब है कि पीपल कुड बी अडॉप्टिंग सम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज जिनका मैंने अभी जिक्र किया है. अब प्रैक्टिकली आपको लोग नजर आएंगे. आजकल आप देखेंगे पाकिस्तान में भी जो है वो सब्सटेंस अब्यूज, ड्रग अब्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है. इसकी टेंडेंसी आपने शायद कभी अखबारों में भी पढ़ा हो कि इसके रेट्स कितने हैं, वो पाकिस्तान में वो आता रहता है, एंड इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. Wexler has shown in one study that was conducted in year 2000 that these are two most serious problems of youth today. What are these problems? They are substance abuse and binge eating, or they are the result of depression a person may feel in their life. एक और स्टडी जो है that was conducted by Hull and his colleagues in 1986 that showed that undergraduates who are high in self-consciousness, they are more likely to indulge in substance use after academic failure. तो उसने उनका मुकाबला उन लोगों से किया था which were low in self-consciousness, and when both groups were having academic failure, so those people who were having high self-consciousness as a trait of personality, they indulge in substance abuse more. अब ये जो सारा प्रोसीजर अभी मैंने डिस्क्राइब किया कि जब लोग ज़्यादा सेल्फ अवेयर होते हैं तो बहुत सारे इसके नेगेटिव आउटकम्स भी हो सकते हैं, बिकॉज दीज पीपल बिकम वेरी सेंसिटिव एंड डेवलप अ हैबिट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. व्हाट इज द रोल फॉर सेल्फ रेगुलेशन थ्योरी इन ट्रीटिंग और इन मॉडरेटिंग दीज इफेक्ट्स? लेट्स सी दैट. So application of self-regulation theory is very important in these kind of consequences. और एप्लीकेशन हम कैसे करते हैं? सेल्फ रेगुलेशन, जैसा कि मैंने आप बताया था पिछले लेक्चर में, कि सेल्फ रेगुलेशन इज एक्चुअली दैट यू कंट्रोल योरसेल्फ एंड यू फॉरगो योर इमीडिएट सेटिस्फैक्टरी स्टिमुलस हैं फॉर द ग्रेटर बेनिफिट्स इन फ्यूचर. तो आप क्या क्या कर सकते हैं अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी में पेश आएं? इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. द फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट यू फोकस योर अवेयरनेस बियॉन्ड द इमीडिएट सिचुएशन. इसका मतलब ये है कि इमीडिएट सिचुएशन विच इज़ वेरी डिस्ट्रेसिंग टू यू, फॉर एग्जांपल फेलियर इन एग्जाम या कोई और प्रॉब्लम, कोई फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, फैमिली में कोई झगड़ा हुआ है, तो आप इमीडिएट सिचुएशन की बजाय यू फोकस योर अवेयरनेस बियॉन्ड दैट, यानी यू थिंक अबाउट सम लॉन्ग टर्म गोल, क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल जो है इज नॉट क्रिएटिंग डिस्ट्रेस इन यू, एंड इन दैट वे यू कैन रिड्यूस योर सेल्फ अवेयरनेस. मैंने पिछले लेक्चर में ये भी जिक्र किया था कि वेरियस रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट इफ यू डाइवर्ट योर अटेंशन एंड इफ यू
become less aware and divert your attention to other aspects of your life, and you distract your attention by watching TV, doing some other activities, then you can be less aware from the distressing stimulus. तो ये इसी सिलसिले में ये बात भी इम्पॉर्टेंट है. एक और तरीका सेल्फ रेगुलेशन का क्या हो सकता है कि यू पे अटेंशन टू क्यूज दैट ट्रिगर अनडिजायरेबल बिहेवियर. से मुराद क्या है? बाज़-औक़ात ये होता है कि वी आर हैविंग अ बैड सिचुएशन एंड दैट इज़ डिस्ट्रेसिंग फॉर अस. तो हम ये देखें कि क्या ये इंटेंसिफाई होते हैं इमोशंस ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस. आपको याद होगा हमने स्किनर की बात की थी इन ऑब्जर्वेशनल स्टडीज. ऑब्जर्वेशनल मेथड में उसका जिक्र हुआ था और स्किनर एम्फसाइज्ड लुकिंग एट द एंटीसीडेंट ऑफ बिहेवियर, यानी जो भी आपका बिहेवियर है उसकी रीजन क्या थी, कॉज क्या थी, व्हाट हैपेंड इमीडिएटली बिफोर दैट बिहेवियर. सो यू शुड पे अटेंशन टू द क्यूज दैट आर ट्रिगरिंग अनडिजायरेबल बिहेवियर. अब क्यूज क्या हो सकते हैं? मे बी कि आपकी फैमिली के साथ झड़प हुई हो, उसके नतीजे में जो है वो डिस्ट्रेस ज़्यादा हो गया हो, सो यू start avoiding these kind of circumstances. The third application of self-regulation theory can be that you recognize when your resolve is weak. आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने ये बात की थी कि for self-regulation you have limited energy because whenever you self-regulate तो आपको बहुत ज़्यादा exert करना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा exert जब करते हैं तो you do not have left much energy for the unrelated tasks. तो बेहतर ये है कि आप unrelated tasks पर अपनी energy invest ना करें because then the procedure of self-regulation will exhaust you. एक और application जो self-regulation theory की हो सकती है वो ये है कि you establish an implementation intention. Implementation intention क्या है? Actually these are statements that you can narrate to you that I will overcome on this situation. और कैसे overcome? इसकी एक मिसाल लेते हैं. For example, if you are involved in destructive kind of activity due to some failure or due to internal conflicts like smoking, तो आप अपने आप को ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि whenever my friends, अब ये सिचुएशन हो सकती है जो मैंने पहले बात की थी कि बात सिचुएशंस ट्रिगर करती हैं. तो एक सिचुएशन ये हो सकती है कि you are more likely to smoke when you are in your friends. So you can think whenever they start smoking, I can have a cup of tea, or I can go home, I can do some other activities and etc. एक और जो इसकी एप्लीकेशन हमें नजर आती है कि if you have unattainable goals, then you shift your goals और आप उनको rearrange करें. So इसका मतलब ये है कि you have developed an adaptive self-regulation of unattainable goals. वो शटल की स्टडी है which was conducted in 2003 and that study was with parents of cancer children. और उन्होंने ये देखा कि अगर पेरेंट्स जो हैं वो obviously they are very distressed if they are having a child with this kind of terminal illness, so they would have some unattainable goal. और unattainable goal क्या है? Unattainable goal in this situation is that the child becomes fully healthy, or at the moment it can be called unattainable क्योंकि it depends on many circumstances. तो अगर parents जो हैं they could divert their attention to immediate goals like बच्चा जो है वो थोड़ा सा बेहतर फील करना शुरू कर रहा है जब वो मेडिसिन लेता है, बच्चे को और एक्टिविटीज़ में लगाना शुरू कर दें. पेरेंट्स जो हैं they should indulge in other activities, they redirect their activities, then it would have a positive impact on their well-being. So in that way, many kind of distresses can be overcome. तो अभी हमने इस applied social psychology lab में क्या देखा? We talked about negative impact of self-consciousness as a personality trait, and then we found out that how self-regulation and control theory can be applied to improve your life and circumstances. एक और एक्टिविटी है जो जर्नल के सिलसिले में है और इसमें आपको तकरीबन एक सफ़ा आपने लिखना है अबाउट योर कल्चर एंड व्हाट यू हैव लर्न्ड फ्रॉम योर कल्चर. जब मैं आपके कल्चर की बात कर रही हूँ तो आई एम टेकिंग अ ब्रॉडर मीनिंग. कल्चर इन दिस सेंस विल हैव योर रिलीजन, योर जोग्राफिकल लोकेशन,
your gender socialization, the environment of your home, your socialization with your friends, with your circle, your community, और हर तरह के एक्सपीरियंसेस जो आपको अपनी फैमिली में और लोगों के साथ इंटरेक्शन के सिलसिले में मिलते हैं। अब ये एक मैं आपको स्लाइड दिखाती हूँ जो कि थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने ये जर्नल एक्टिविटी कैसे करनी है। थिंक अबाउट योर ओन कल्चरल बैकग्राउंड, और कल्चर आपने उसी तरह से परसीव करना है एज अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट। डिस्क्राइब सम वेज दैट इट हैज इम्पैक्टेड योर व्यू ऑफ एंड बिहेवियर इन द वर्ल्ड। Some examples of influence include, but obviously they are not limited to just these examples. You can obviously use more examples I have specified. For example, pattern of family interaction, expectations regarding marriage, music preferences, food preferences, styles of dress, values, sense of humor, political affiliation, behavior in public places, propensity toward competitiveness, ambition, gender roles and conversational style, and also construct your self-schema model. So this is one activity for your journal writing. आपने क्या करना है कि अपने कल्चर के हवाले से ये सोचना है कि what kind of person you have developed in. आपकी preferences जो हैं, food preferences, आपका conversational style, your interacting way with other people, your music preferences, your value system, ये क्या है और आपको क्या लगता है कि ये किस तरह से आप इस तरह के बने हैं। लाइक आप फैमिली के साथ इंटरेक्शन के नतीजे में आपने क्या सीखा, दोस्तों के साथ इंटरेक्शन के नतीजे में क्या सीखा, और सिमिलरली मैनी सिग्निफिकेंट अदर्स, व्हाट इज द रोल ऑफ देम इन योर लाइफ। फॉर एग्जांपल योर टीचर्स, योर एल्डर्स, अदर रिलेटिव्स एंड पीपल यू मीट इन योर एवरीडे लाइफ, और उनसे आपकी ज़िंदगी जो है या जो सेल्फ कॉन्सेप्ट इस वक्त आपका है, हाउ इट हैज़ डेवलप्ड। और उसके बाद आपने एक जो सेल्फ स्कीमा का मॉडल भी कंस्ट्रक्ट करना है, और याद करें कि वो मॉडल किस तरह से था। बीच में एक सेल्फ आपने एक समझ लें सर्कल बनाना है, एंड देन यू विल सी व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटीज़ आर हैविंग अ सेंट्रल रोल इन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, और कौन सी क्वालिटीज़ हैं विच आर रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट। And this is, remember, this is an activity for your journal writing. Now we will elaborate on the impact of culture further, and we will see what are the possible historical effects that have played a dominant role in self-concept of human beings. One study by Zerker in 1977 found the following about American college students. He found out that in 1950s and early 1960s, American students described themselves in terms of social roles. यानी उस ज़माने में अमेरिका में भी लोग जो थे, इस केस में तो स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं, they will be defining themselves as a part of a social group, और उनके जो definition of self थी that belonged to a social group. In 1970s they identified themselves in terms of psychological attributes. अब ये कैसे हुआ? Zerker thinks that in 1950s, the trend was your affiliation with your social group on a broader level, your family group, your friends group, और जो भी social groups जिनके साथ हमारा ताल्लुक होता है। What happened afterward that people started talking about their personality attributes more, and they became more independent. After World War II, America was enjoying इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, और वहाँ पर बहुत अच्छे हालात थे इकोनॉमिकली, जैसे कि हमने हिस्ट्री ऑफ सोशल साइकोलॉजी में भी पढ़ा था। पीपल वर हैविंग ग्रेटर एंड मैनी मोर जॉब्स वर अवेलेबल, फंड्स वर अवेलेबल टू पीपल, एंड देन पीपल स्टार्टेड गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू योर कैरियर, और कैरियर की खातर अगर उन्हें एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम को छोड़ना पड़ता था, दे विल हैव टू बी मोबाइल एंड मूविंग टू अदर सिटीज़, दे वुड नॉट माइंड इट। उसके बाद क्या हुआ कि इन द फॉलोइंग डेकेड देयर वाज अ वियतनाम वॉर, और वियतनाम वॉर के सिलसिले में जो इमोशनल डिस्ट्रेस पैदा हुई, उसके नतीजे में पीपल स्टार्टेड मिसट्रस्टिंग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को जब उन्होंने मिसट्रस्ट करना शुरू किया, देन दे स्टार्टेड टू थिंक अबाउट अदर थिंग्स which could be more important to them, for example their individuality,
और जब आप सोशल इंस्टीट्यूशन पर मिसट्रस्ट का इजहार करते हैं देन मे बी कि आप और कोई स्ट्रेंथ ढूंढते हैं एंड दैट स्ट्रेंथ दे फाउंड इन इंडिपेंडेंस। 1980s में क्या हुआ कि 1980s में देयर वर अनएम्प्लॉयमेंट और डिवोर्स रेट्स जो थे दे वर इंक्रीज्ड और उससे फिर यूथ वाज अफेक्टेड। सो व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम, कॉलेज स्टूडेंट्स वर डिससैटिस्फाइड एंड it led to identification with personal qualities rather than institutional affiliation. तो उसका नतीजा क्या हुआ कि they attempted to achieve a greater feeling of personal control over their lives because political and social institutions were not answering the questions that youth was facing at that time. So at that time they thought maybe they should be making themselves strong. What about Pakistani culture and Pakistani youth? अभी तक हमारे कंट्री में जो सोशल एफिलिएशंस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम इज स्टिल वेरी मच प्रेवलेंट, बट यू विल आल्सो नोटिस दैट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड ड्यू टू अदर फैक्टर्स पीपल आर becoming relatively more individualistic and we are having this impact also. एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हाउ कल्चर डिटरमिन्स सेल्फ कॉन्सेप्ट। इसमें हम कंपेयर करेंगे इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर को और कलेक्टिविस्टिक कल्चर को। आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि एक एन इंडिविजुअल हु इज लिविंग इन इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर वो कैसे सोचता है। देयर आर डिफरेंट स्टेटमेंट्स व्हिच अ पर्सन कैन थिंक अबाउट। फॉर एग्जाम्पल, नो वन लुक्स द वे आई डू, आई हैव नोटिस्ड दैट इट इज ट्रू। नो वन वॉक्स द वे आई वॉक, no one talks the way I talk. No one plays the way I play. No one says the things I say. I am special, I am me. So they are very self-aware. There is no one else I would rather be. So it is so much important that they rely on their self and they don't want to become another person. इसके मुकाबले में कलेक्टिविस्टिक कल्चर की बात अगर हम करें तो जो ये स्लाइड है इसमें आपको एक फेमस चाइनीज मिनिस्टर ऑफ चाइल्ड एंड यूथ वेलफेयर की स्टेटमेंट्स नजर आएंगी। ये वो बच्चों से और एडोलेसेंट से खिताब के दौरान कुछ बातें उसने कही जिनको मैं यहाँ पेश कर रही हूँ। He said, I wish you that from your very early age what you should be doing, you should be obedient to father and mother, respect your teachers, to have good moral thoughts and character. All in all, I wish you to be like Uncle Li Feng. Who was Uncle Li Feng? It was their famous hero, China. And he said further that to grow up to be successor of revolution. अब अगर हम इसमें दोनों का कंपैरिजन करें तो हमें ये नज़र आता है कि चाइना जो एक कलेक्टिविस्टिक कल्चर है और अगर एक आप यूरोपियन कल्चर ले लें या यूएस कल्चर ले लें विच आर इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर, तो उनमें हमें कितना डिफरेंस नज़र आता है। The self concept is greatly linked with the social group, dependent on other people in our social circle and giving a lot of importance to them. As compared to that, an individualistic culture जो है that develops a person who is self-reliant, who is more confident of himself or herself. एक डायग्राम देखिए जिसमें कल्चरल कंपैरिजन है स्कीमास का, सेल्फ स्कीमास का। अब डायग्राम वैसे तो सिमिलर है, आप ये देखिए कि दोनों डायग्राम्स में जो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रही है ये डायग्राम इज डिपिक्टिंग अ सेल्फ स्कीमा ऑफ अ पर्सन हु इज लिविंग इन एन इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर, और जो आपको राइट साइड पे नजर आ रही है दैट इज द सेल्फ स्कीमास ऑफ अ पर्सन हु इज लिविंग इन अ कलेक्टिविस्टिक कल्चर। एंड व्हाट इज द डिफरेंस? जबकि सेल्फ स्कीमास जो हैं वो तो सारे एक जैसे हैं। फॉर एग्जांपल, बीइंग अ कोवर्कर, मदर, फादर, सिबलिंग, फ्रेंड, these are important self schemas of a person जो कि दोनों में सेम हैं। लेकिन फर्क कैसे नजर आ रहा है कि all these schemas are embedded in self in a person who is brought up in a collectivistic culture and they are a part of a self of an individualistic culture person but they are not embedded into his or her self. अब थोड़ी सी बात ये करते हैं कि अगर एक शख्स दो कल्चर्स में रह रहा है इस सेंस में कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो एक कल्चर से बिलोंग करते हैं बट दे हैव मूव्ड टू अनदर सोसाइटी which is having another culture. So what happens to the self concept of that person
who is exposed to biculturalism. So what about those people who are actually biculturalists? अब जो biculturalists होते हैं, researchers have shown that they would have greater conflicts as compared to those people who are living in only one culture. When biculturalists' dual views of themselves and their worlds collide, this can lead to internal conflict. और किस तरह से होता है? Because they are having one culture at their home and another culture in the society where they are living. I have seen several people in Britain and USA who are having this problem. और ज़्यादातर ये प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आई है वो यूथ में नज़र आई है. Because those people who are in their middle age and who actually had developed their self-concept in their country of origin, and they spent more time in their country of origin and later they moved to another culture, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम पेश नहीं आती because they are one-sided. वो एक ही कल्चर को फॉलो कर रहे हैं even if they have moved to another culture. For example, if they have moved from one culture to another culture, it doesn't make much difference to their self-concept. As compared to that, those people who are having this culture at home, but they are living from their very beginning of their life in another culture, which is Western or individualistic, but originally they belong to collectivistic culture, they are facing great problems, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आती कि वो कौन से कल्चर को अडॉप्ट करें. तो इस सिलसिले में ये कहा जाता है कि how to get the success. So the question is how to get a successful biculturalism. The successful biculturalism maintains retaining ancestral values and practices while incorporating new values and practices from the dominant culture. तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर सक्सेसफुल बाइकल्चरलिज्म चाहते हैं तो उसके लिए आपको दो चीज़ें करनी होंगी. एक तो बात ये है कि यू शुड रिटेन योर एंसेस्ट्रल वैल्यूज़ एंड बिलीफ्स, उसको भी ना छोड़ें. At the same time, you should incorporate in yourself the practices that are prevalent in the dominant culture. Let's talk about another issue, that is evaluating the self. The evaluative aspect of the me is called self-esteem. और ये जो self-esteem है, people are different in having different kinds of self-esteem. Some people have a bad self-esteem, some people have a good self-esteem. जैसे बाज़ लोग जो अपने बारे में तासुरात रखते हैं कि they have good abilities, they can survive in a better way in life, and some people are having a low self-esteem. इसका मतलब ये है कि they have a low self-worth. This difference in evaluating the self has important consequences for people's life. People would have different kinds of self-esteem that are good self-esteem. तो इसका impact क्या होता है life पर? Research has shown that people who are low in self-worth, low in self-esteem, they are relatively pessimistic, depressed and distressed. At the same time, it has also been shown that they have greater problems in their careers and jobs. They have more academic failures, they experience more negative emotions, and they are generally pessimistic toward different aspects of their life. और ये भी देखा गया है कि उनकी हेल्थ जो है वो भी दूसरे लोगों के मुकाबले में जिनकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है, इनकी हेल्थ भी पुअर होती है. So there are several negative consequences of having a low self-worth. So we define it like self-esteem is the evaluation we make of ourselves. और ये देखा गया है कि people who are high in self-concept clarity, they are more likely to be high in self-esteem. So it means that self-concept clarity is positively related with having a high self-esteem. Now the question is that how does self-esteem develop? First of all, we'll discuss the role of parents in the development of self-esteem. Self-esteem develops during middle childhood through integrating others' evaluations and self-assessments. It doesn't develop in the very beginning. Younger children do not have a very developed a very clear kind of self-esteem. और ये around कहा जाता है कि it develops around 6-7 years of age. When it develops, it is not changed. It develop मजीद होती रहती है, उसमें स्टेबिलिटी भी आती है, अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, बट वंस इट इज डेवलप्ड इट देयर. और रोल पेरेंट्स का इसमें सबसे ज्यादा शायद प्रोमिनेंट है. ये देखा गया है कि चिल्ड्रन विद हाई सेल्फ एस्टीम यूजुअली हैव अथॉरिटेटिव पेरेंट्स, एंड हु आर अथॉरिटेटिव पेरेंट्स
They are the parents who exert control not merely by imposing rules and consistently enforcing them, but also by allowing their children a fair amount of freedom within the rules and by discussing the rationale behind that decision. Research and several other researches have shown the same findings, but that particular research which I have quoted here was done by Corrido et al. In 2002. So what is the quality of authoritative parents? Authoritative parents have a high control of their children. They are very clear about the rules and regulations which their children should follow, but at the same time they give their children a fair amount of freedom. और जो भी रूल्स उन पे इम्पोज करते हैं, they describe the rationale. जैसे है कि आपने रात के 9 बजे के बाद घर नहीं आना, इसका मतलब ये कि 9 बजे से पहले आना है. So what is the rationale that you are stopping your child to stay outside of your home, not after 9 o'clock? तो आप रैशनेल भी डिस्क्राइब करते हैं. सो इन दैट वे द चाइल्ड एक्सेप्ट्स विद थिंकिंग दैट कि मुझे इसकी चूंकि वजह बताई गई है, सो यू अंडरस्टैंड द रैशनेल और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं डिफरेंट इफ द रैशनेल इज नॉट टोल्ड. एज कम्पेयर टू दैट, लो सेल्फ एस्टीम हैज बीन फाउंड इन चिल्ड्रन विद टू काइंड्स ऑफ पेरेंट्स. अब वो कौन कौन से हैं? द फर्स्ट आर पेरेंट्स हु इम्पोज मैनी रूल्स एंड एक्सपेक्ट स्ट्रिक्ट ओबीडियंस. They are called authoritarian parents. अब इसमें पहले parents की difference देखें कि both are having strict rules and regulations. They impose that on children. But first parents tell the rationale, and second parents, which are called authoritarian, they do not discuss with the children कि उसकी वजह है why they are having these kind of rules and regulations in their home. दूसरे parents जिनके बच्चे जो हैं उनमें low self esteem होती है, these parents are making few demands and submit to their children's desires, and they are called permissive parents. अब ये क्या वजह है कि आप बच्चे को पूरी आज़ादी दे रहे हैं, आप किसी मामले में बोल नहीं रहे और बच्चे फिर भी लो सेल्फ एस्टीम के साथ उनकी डेवलपमेंट हो रही है? व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दैट? एक वजह ये हो सकती है कि सिंस यू डू नॉट गाइड चिल्ड्रन अबाउट द राइट एंड रॉन्ग, तो उनको सही तरह से बच्चों को ये पता नहीं चलता कि व्हाट डिसीजंस आर इम्पोर्टेंट इन देयर लाइफ, और उसकी वजह से कई दफ़ा उनको फेलियर चांसेस ज़्यादा होते हैं. एंड व्हेन दे फेस फेलियर देन देयर सेल्फ एस्टीम इज लोअर. ज़ाहिर सेल्फ एस्टीम जो है, इट डजंट डेवलप इन वैक्यूम, इट डेवलप विद आवर एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेक्शन विद अदर पीपल. However, there are cultural differences in self-esteem and its effect. Cultural differences क्या हैं? बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो कि इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स में हुई हैं, कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स में हुई हैं. एक रिसर्च which has been conducted by Rao et al. In China in 2003, it showed that Chinese culture is basically giving more importance to having authoritarian parents. अब authoritarian parents के children जो हैं, they have been found in many researches having children with less or low self-esteem. लेकिन they found out that in China, children of authoritarian parents did not have low self-esteem as compared to other kinds of parents. तो इसका मतलब ये है कि these effects which have been found, although in many countries, they may not be found in all kind of society, and that very much depends on your culture. क्योंकि obedience, conformity or authoritarian parents, maybe that is a kind of socialization process which is considered positive in China and in other countries also. अब अगर आप पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं तो पाकिस्तान में भी देयर आर डिफरेंट पेरेंट्स. कुछ पेरेंट्स जो हैं वो बहुत फ्रीडम देते हैं, और अगर रूल्स उनके स्ट्रिक्ट होते भी हैं तो दे डिफाइन इट वेरी क्लियरली कि ये क्या वजह है, व्हाट इज़ द रैशनेल बिहाइंड दैट, एंड दैट इज़ द बेस्ट अप्रोच. एक्चुअली दैट हैज़ बीन शोन बाय रिसर्च दैट दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच. लेकिन पाकिस्तान में भी वी आर फ्रीक्वेंटली एनकाउंटरिंग अथॉरिटेरियन पेरेंट्स जो ये कहते हैं कि चूँकि मैंने ये कह दिया है इसलिए ये करना है, और अगर बच्चा पूछता है कि भाई क्यों, तो वो कहते हैं कि इसलिए कि मैंने कहा है. बट ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच, बट स्टिल I don't think that in Pakistan we would have much negative consequence of having authoritarian parents as has been reported from individualistic countries. Now let's talk about stability of self-esteem. One research which was conducted by Tesnewsky et al. In 2003. 2003 में उन्होंने एक मेटा एनालिसिस किया, और मेटा एनालिसिस क्या है? You have learned about that. Meta-analysis actually
collection of many studies, similar studies using similar methodology, and then seeing what is the outcome of different studies and using statistical measure to see the effect size. So they actually collected 50 studies, data from 50 studies, 50, and then they took people, लोग थे वो उनकी एज रेंज थी 6 to 83 years तक थी उनकी एज. ये इन्होंने स्टडी तो नहीं की थी, लेकिन इन्होंने जो स्टडीज कंपाइल की थी 50 जो एज रेंज थी दैट वाज 6 to 83 years. And the researchers found that self-esteem stability is relatively low during childhood, increases throughout adolescence and young adulthood, and declines during midlife and old age. तो इसकी वजह ये भी हो सकती है कि बचपन में तो आपकी सेल्फ एस्टीम डेवलप हो रही होती है थ्रू योर एक्सपीरियंसेस, थ्रू द इंटरेक्शन विद योर सिग्निफिकेंट अदर्स एंड योर पेरेंट्स, और उसके बाद व्हेन इट इज़ द टाइम व्हेन यू स्टार्ट जॉब देन इट बिकम्स रिलेटिवली स्टेबल. और उसके बाद फिर जब डिक्लाइन शुरू होता है एज में तो पीपल आर फेसिंग डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजिंग, और वो जो चैलेंजेस होते हैं वो स्पेशली दे आर ग्रेटर इन ओल्ड एज, और उन चैलेंजेस के साथ फिर स्टेबिलिटी जो है वो कम होती है, ज़्यादा होती है, यानी स्टेबिलिटी नहीं रहती, यानी सेल्फ एस्टीम जो है इट मे बी लोअर सम टाइम एंड इट मे बी हायर सम टाइम, एंड दैट एक्चुअली डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन. ये एक ग्राफ की शक्ल में देखिए 6 to 83 years of age, और जो आपको y एक्सिस पे नज़र आ रहा है दैट इज़ एक्चुअली कोरिलेशन कोफिशिएंट that is showing the stability in self-esteem across lifespan. And you could see here that the most stable self-esteem was during 22 to 29 years of age, when people are with full strength and they have developed actually their self-esteem, और वो stable रहती है because that is the time that they are enjoying their career. और उसके बाद भी थोड़ी सी change आपको नज़र आ रही होगी between 30 to 39 years of age, और उसके बाद 60 to 83 it declines because people would have differences in their experiences while interacting with people and different institutions. अब हम बात करते हैं कि क्या कोई डार्क साइड भी है हाई सेल्फ एस्टीम की. अभी हमने जिक्र किया था कि if people have low self esteem they will be more likely to face health problems, they will be pessimistic, they will be depressed as compared to those people who are having high self-esteem. और हमने ये भी देखा था कि those people would be encountering more fears in their academic as well as professional lives. So is there some dark side to have high self-esteem? बज़ाहिर तो यही नज़र आता है कि अगर किसी की high self-esteem है तो that person is successful in most spheres of his life. Actually, American psychologists cannot see any problem in having high self-esteem. They have correlated all kind of good traits and experiences of life with high self-esteem. So there are cultural differences in considering high self-esteem essential for well-being. इस सिलसिले में कुछ researches का मैं जिक्र करूंगी. For example, Blaine and Crocker in 1993 showed that you have to pay a hidden cost to trying to achieve or maintain high self-esteem. And what is that high cost? ये क्या है? ये दूसरी स्टडीज से साबित होता है कि the people with unstable self-esteem become angry when they are challenged, and that was shown by Bushman and Baumeister in 1998. Actually, what happens when a person is having a high self-esteem? तो वो उसके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो दूसरों के लिए अच्छा नहीं है when that person interacts with other people. Because if anyone challenges that person's high self-esteem, that it could happen that that person becomes aggressive. और ये ज़्यादातर उन लोगों में होता है who have unstable self-esteem. अगर self-esteem stable है तो that person doesn't need reassurance. But those people who are having unstable self-esteem, they need continuous self-assurance because उनमें उनकी self-esteem में stability नहीं है. They are not confident about their high self-esteem. And Tegni et al. Showed in 1992 that actually people who are having unstable self-esteem, they are showing defense to avoid downward revision. तो उनको ये लगता है कि शायद उनकी downward revision हो जाएगी. इसका मतलब ये है they are scared of
having their low self-esteem, which may be underlying their positive self-image. So unconsciously, maybe it's possible that they are having a low self-esteem, but they are apparently having a high self-esteem, जिसकी वजह से उनकी the self-concept is threatened. So it means that perhaps those people who are having a stable self-esteem, they do not need a continuous reassurance from people, and that was shown by Taylor et al. In 2003, that stable ones are not fed by a narcissistic defensiveness. Narcissism hoti hai self-love, so they do not need self-reassurance again and again from people, and they do not have that narcissistic need, and that is why they do not become defensive when other people challenge their self-esteem. I would recommend that you do also your analysis and think that if you have high self-esteem, are you threatened sometime when people challenge your self-esteem? Do you get angry? और अगर आप angry होते हैं तो think that what could be the reason for that? Unstable self-esteem की थोड़ी सी और बात करते हैं कि unstable self-esteem could have two kind of characteristics. One is that the person could be consciously having a positive self-image, but unconsciously a negative image. That is why that person is very easily threatened and becomes defensive. And this has been found more problematic in individualistic cultures. In individualistic cultures, a high premium is given to high self-esteem. And that is why people who are in low self-esteem, they can find greater problems. यहाँ पे मैं cultural differences का जिक्र करूँगी. Many studies have actually found that those people who are having high self-esteem, they are mentally more healthy. And it is related with satisfaction with life. And that was shown by many studies that were conducted by Myers and Diner. But in my study, which I conducted with 1,000 people, and I also told you about that previously, that was linked with different predictors of happiness, जिसमें हम ये देखना चाहते थे कि कौन कौन से predictors हैं जो happiness और life satisfaction को determine करते हैं. We did not find a significant correlation between self-esteem and positive well-being. और उसकी वजह ये थी, उसको हमने interpret कैसे किया, because the studies world over have shown that high self-esteem is linked with positive well-being. हमने उसको interpret ऐसे किया कि because we belong to a collectivistic culture, in collectivistic cultures maybe high self-esteem does not play a very dominant role in your positive well-being, because you are driving the meaning of your self-concept by affiliating with your social groups, and that is why perhaps your social groups and your affiliation with other people, with other groups, with family and friends is having greater importance. Now let's review today's lecture. In today's lecture, we started with the application of self-regulation, and we talked about how we self-regulate our negative emotions. Then we talked about impact of culture in inculcating self-concept of a person. And then the last issue was self-esteem. Self-esteem, we discussed that it is actually self-worth of a person, and it is developed in middle childhood. And the contribution of parents is great in the development of self-esteem. और उसके अलावा जो और भी significant लोग जिनके साथ हमारा interaction होता है, they are having a great impact in creating a good or bad self-esteem in the person. Then we also talked about the stability of self-esteem, and we found out that self-esteem is relatively stable in 20s and 30s. और इसमें ज़्यादातर instability होती है in the younger years and older years. Younger years यानी बच्चा जो है वो चूँकि learn कर रहा होता है through his experiences with other significant people, his self-esteem, that is why it goes on up and down. और इसी तरह जो old age में people would have different experiences, that is why they could have relatively unstable self-esteem. Self-esteem is generally related with positive self-experiences and greater strength in your life. However, we raised a question whether there is a dark side of high self-esteem or not, and we found out that there are cultural differences in these connections. That in Western cultures, most of the time it has been found that people who are having high self-esteem, they will be having a good
relationship with people, they will be less pessimistic in their life, they will have positive well-being. But it has been found in other cultures that may not be high self-esteem associated with positive well-being and satisfaction in your life. अब ये आज का लेक्चर खत्म होता है. अगले लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि हाउ डू वी एक्वायर सेल्फ नॉलेज. अंटिल देन, खुदा हाफिज.